नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में विज्ञान विषय में। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। धातु और धातु में हमने पहले भी धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण की चर्चा की थी। इसके बाद में हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी को बनाया था और उसके आधार पर हमने तय किया था कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय होती है और कौन सी धातु कम सक्रिय होती है, और इसी आधार पर हमने सक्रियता श्रेणी का निर्धारण किया था। अब हम आज बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति, है ना। धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, धातुओं का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। आपको ध्यान में होगा सभी धातुओं का जो मुख्य स्रोत होता है वह भूमि से ही होता है, अर्थात भूमि के में सभी धातुएं मौजूद होती हैं और भूमि में से ही सभी धातुओं का खनन कार्य किया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल से भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष धातुएं काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो ध्यान में रखें, यहाँ पर भूमि में जो उपस्थित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें हम खनिज कहेंगे। लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष तत्व की मात्रा या कुछ विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है और जिनसे हम आसानी से उस खनिज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। इन अयस्कों से ही हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, अर्थात धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूप्रपटी में स्वतंत्र रूप अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वह ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जबकि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं वह कम सक्रिय होती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, परंतु गोल्ड तो सबसे कम क्रियाशील होने की वजह से यह स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है। कॉपर और सिल्वर भी स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं, जबकि यह सल्फाइड या ऑक्साइड अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं और ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यह दूसरे तत्वों से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर लेती है। सक्रियता श्रेणी में मध्यम की जो धातुएं होती हैं उसमें जिंक, फेरस और लेड, पीबी ये होती, ये भी अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती है और पृथ्वी की भूप्रपटी पर मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुएं के अयस्क होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता व पृथ्वी पर इनकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो सामान्य रूप से धातुओं के जो अयस्क हैं वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं। कुछ अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में भी हो सकते हैं। हम ये जो अयस्क के जो यौगिक हैं इसमें से ही धातुओं को पृथक करना, यह धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। और इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को हम 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है और इस आधार पर ही अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में संपन्न होता है।
जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर यह कि निष्कर्षण में जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम है। जबकि जिंक, फेरस, लेड और कॉपर ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है और इसमें हम कार्बन के द्वारा अपचयन करके धातु की प्राप्ति कर लेती हैं। जबकि सिल्वर और ओरम यानी गोल्ड ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और शुद्ध अवस्था में प्रकृति में मिल जाती हैं। इस आधार पर हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। धातु का निष्कर्षण करने के जो चरण होते हैं उन चरणों में से समझिए। सबसे पहले अयस्क का लेते हैं। अयस्क का हम सांद्रण का अर्थ होता है यहाँ पर उसमें से अशुद्धियों को दूर कर देना। सांद्रण करने के पश्चात फिर जो धातुएं को जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग क्रिया करते हैं। यदि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं तो पहले धातु को गलित करके उसका विद्युत अपघटन करते हैं और धातु को शुद्ध कर लेते हैं। यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहेगी या सल्फाइड अयस्क के रूप में रहेगी। कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहती हैं तो वह उसका अपन निस्तापन कर लेते हैं, और या फिर सल्फाइड अयस्क में है तो उसका हम भर्जन करते हैं। भर्जन से और निस्तापन से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु का जो ऑक्साइड प्राप्त होता है फिर उसका हम कार्बन के द्वारा अपचयन कर लेते हैं जिससे हमें धातु प्राप्त हो जाती है। निम्न क्रियाशील धातुओं में सामान्य रूप से वो सल्फाइड अयस्क के रूप में रहती हैं और इसका हम भर्जन कर लेते हैं। भर्जन से इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। फिर उसको हम परिष्करण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अयस्क से और शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको हम पुनः चरण वाइज जो है वो स्टडी करेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण। सबसे पहले हम अयस्कों में से जितनी भी मिट्टी, रेत, अन्य कंकड़, पत्थर जो भी होते हैं उन सबको अलग कर देते हैं, अर्थात उनको अलग हटा देते हैं। ये अशुद्धियां मिट्टी, कंकड़, रेत जो भी होती है इनको हम गेंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है और उससे अयस्कों को गेंग हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वह अयस्क एवं गेंग में भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है और इस पृथक्करण के लिए भी विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसके बाद में फिर हम निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, नीचे आने वालों में मरकरी, कॉपर है ना, ओरम इस प्रकार की धातुएं होती हैं जिनको हम उनका निष्कर्षण करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती हैं और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती हैं। जैसे सिनेबार यानी ये पारे का सल्फाइड होता है, अर्थात मरकरी। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हमको पारद में अपचयित हो जाता है। जैसा यहाँ पर समीकरण में दिखाया गया है HgS मर्क्यूरस सल्फाइड। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं और गर्म करते हैं तो पारे का ऑक्साइड बनता है, HgO बनता है। फिर इस HgO को फिर अपन गर्म करते हैं तो इसमें से शुद्ध धातु अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो अनअभिक्रियाशील धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं आती हैं उनका निष्कर्षण हम केवल गर्म करके ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबा या कॉपर में केवल वायु में हम गर्म करके इसको अलग किया जा सकता है। जैसे कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है तो इसको ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड मिलकर के शुद्ध धातु यानी कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है और SO2 गैस बाहर निकल जाती है और इस प्रकार से कॉपर हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है। सक्रियता श्रेणी में मध्यम यानी कि जो मध्यम स्थिति आती थी यहाँ पर, इसमें आयरन, जिंक, लेड और कॉपर यह मध्यम श्रेणी की धातुएं होती हैं और यह सामान्यतः अयस्क के रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है।
सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उनके ऑक्साइड में प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड व कार्बोनेट के धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना जरूरी हो जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस अभिक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को हम निस्तापन कहा जाता है। जिंक के ऑक्साइडों में भर्जन व निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ध्यान में देना यहाँ पर भर्जन और निस्तापन। भर्जन सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे वह सल्फर तो निकल जाता है और धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जबकि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थिति में हम अयस्क को गर्म करते हैं, जिससे उसमें से कार्बन निकल करके वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार निस्तापन व भर्जन दोनों में ही हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे जिंक सल्फाइड की हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, और इस जिंक कार्बोनेट है और उसको हम निस्तापन करेंगे तो फिर हमें जिंक ऑक्साइड, यानी दोनों ही कंडीशन में भर्जन में भी हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, जबकि निस्तापन में भी हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद उपयुक्त अपचय का हम उपयोग करके धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। ZnO प्लस सी इक्वल टू Zn प्लस CO। इस प्रकार से कार्बन के द्वारा जिंक को अपचयित कर दिया जाता है और हमें जिंक शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया में आप पहले से परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम कहलाता है। कार्बन कोयले का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रियाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचय के रूप में भी उपयोग लिया जा सकता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रिया वाले धातुओं को उनके यौगिकों में विस्थापित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीज ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में गर्म करेंगे तब भी यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होगी और एल्यूमिनियम जो होता है वो मैग्नीशियम को अपचयित कर देता है, अर्थात एक प्रकार की यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपचयन अभिक्रिया करके पदार्थों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा अभी अपन ने देखा यहाँ पर यह एक विस्थापन अभिक्रिया भी थी, और विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनें पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, और इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रेलवे की पटरी में टूट जाती है या दरार आ जाती है तो वहां पर लोहा भर दिया जाता है, और लोहा भरने की जो अभिक्रिया होती है थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत में हम फेरिक ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ में करवाते हैं। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसे दोनों को मिलाने पर ही वह पिघल जाती है, और पिघल करके यह आयरन अलग बना देती है और पेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग बन जाता है। और इस प्रकार से हम पटरी में आई हुई जो दरार होती है उसको भरा जा सकता है। इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण हम अगले अध्याय में करेंगे।